हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर नंबर 9 के सारे प्रोविजंस को कंप्लीट कर लिया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने ऑर्डर 8 के जो टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम इनके बारे में बात की थी। तो अब हम लोग ऑर्डर नंबर 10 के बारे में बात करने वाले हैं। और ऑर्डर नंबर 10 किसके बारे में? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं ऑर्डर नंबर 10 के बारे में आऊँ, ये वीडियो स्पेशली मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि एक सिविल सूट की स्टेजेस क्या होती हैं। तो एक सिविल सूट की स्टेजेस को समझाने के लिए ये वीडियो स्पेशली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और उसके साथ साथ मैं आपको अभी ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 10 का भी एक रिवीजन करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग ऑर्डर नंबर 10 से आगे का डिस्कशन जो है वो शुरू करेंगे। तो अब टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ ए सिविल सूट। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, स्टेजेस ऑफ ए सिविल सूट कैसे चलता है एक सिविल सूट। इसको बताने का पर्पज़ ये है कि आपको अलग अलग ऑर्डर का रेलेवेंस, सेक्शन का रेलेवेंस, ये सब मैं आपको एक ही जगह बता दूं। इसलिए ये वाला पर्टिकुलर वीडियो जो है मैं बना रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले जब हम एक सिविल सूट की स्टेजेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से? जहाँ से सूट फाइल होता है। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है, दैट स्टेज इज बेसिकली कॉल्ड सूट फाइल करने वाली स्टेज। और जो सूट फाइल होता है इसके लिए रिलेवेंट सेक्शन अब कौन सा आ गया है? इसके लिए रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 26। और सेक्शन नंबर 26 के साथ साथ हम किसको देखते हैं? यहां हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 4 के बारे में। तो सेक्शन नंबर 26 जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में है, और यहाँ पे रिलेवेंट सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होता है आप लोगों को पता है, ऑर्डर नंबर 4 जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में है। अब इसके साथ में क्या आता है? इसके साथ में जब भी कोई सूट फाइल करता है तो सूट फाइल करते ही वो अपना प्लेंट कोर्ट में फाइल करता है। तो वो जब अपना पर्सन कोई प्लेंट कोर्ट में फाइल करता है तो यहाँ पे प्लेंट के लिए रेलेवेंट ऑर्डर कौन सा आ गया है? रेलेवेंट ऑर्डर यहाँ पे आ गया ऑर्डर नंबर 7। और इसके साथ में वो जो अपनी एक एप्लीकेशन मूव करता है, तो प्लेंटिव जब सूट फाइल करता है तो वो अपनी एक एप्लीकेशन जो है वो मूव करता है। तो वो जो एप्लीकेशन अपनी फाइल करता है, दैट एप्लीकेशन इज बेसिकली फाइल्ड अंडर, उसको फाइल किया आता है किसमें? उसको ऑर्डर नंबर 39 में फाइल किया आता है। ऑर्डर नंबर 39 में ये एप्लीकेशन किसके लिए होती है? ये जो इंजंक्शन वाली, जो स्टे वाली एप्लीकेशंस होती है, यहाँ पे उसके बारे में बात की जा रही है। कॉज ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर नंबर, कॉज ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन नंबर 20 में सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बात की गई है कि कॉज ऑफ एक्शन कहां अराइज हुआ। तो इसके बारे में द फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 15 को या सेक्शन नंबर 15 को हमने पहले ही देख लिया था। वो सेक्शंस तो पहले ही कवर हो जाते हैं जिसमें कि हम लोग जुरिडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन को कवर कर लेते हैं। वो सारे सेक्शंस पहले कवर हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्डर की, स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, तो सेक्शन नंबर 26 आने के बाद ही ऑर्डर का डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो आप देखो, सबसे पहले देखो सूट फाइल हुआ, ऑर्डर नंबर 4 मैंने आपको बताया जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में है। और प्लेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में यही वाला ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 4, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। और प्लेंट के बारे में बात करते हैं किसमें? ऑर्डर नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। प्लीडिंग में दो चीजें आती है ना, प्लीडिंग में दो चीजें आती है, एक आता है प्लेंट और एक आता है रिटर्न स्टेटमेंट। ये एप्लीकेशन यहां पे आ गई। अब सूट फाइल होने के बाद में अगली स्टेज क्या होती है? सो द नेक्स्ट स्टेज इज बेसिकली कॉल्ड, अब समन्स इशू होते हैं। अब इशू होते हैं समन्स। तो समन्स के बारे में जब हमने बात की, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बेसिकली अब नोटिस इशू होते हैं डिफेंडेंट को। तो डिफेंडेंट को जो नोटिस इशू होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेलेवेंट ऑर्डर कौन सा है? यहाँ पे द रेलेवेंट ऑर्डर इज ऑर्डर नंबर 5। ऑर्डर नंबर 5 में हमने इसके बारे में बात कर ली। अब यहां से जब हम आगे चलते हैं, यहां से आगे चल के नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब बात करते हैं यहाँ पे डिफेंडेंट के बारे में कि अब बेसिकली डिफेंडेंट जो है वो क्या करता है। तो अगर अब यहाँ पे हम डिफेंडेंट के बारे में बात करें, यानी कि जिसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, अब इस डिफेंडेंट को क्या करना है? इस डिफेंडेंट को अपना रिप्लाई फाइल करना होता है। तो अब देखो यहाँ पे रेलेवेंट अब ऑर्डर कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे और सिविल सूट की सारी स्टेजेस आप लोगों को भी समझ में आ जाएंगी। मैं कुछ ऐसे 3-4 टाइमलाइंस अभी बनाऊंगा और 3-4 टाइमलाइंस बनाकर मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। ये चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस चार्ट से आपको इसको लेकर काफ़ी क्लियरिटी जो है ना वो आपको आ जाएगी। एक सिविल सूट की
स्टेजेस बेसिकली कौन कौन सी होती हैं, राइट। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पे आपको बताया डिफेंडेंट के बारे में मैंने बात करी, तो डिफेंडेंट यहाँ पे सबसे पहले अब इसको अपना रिप्लाई फाइल करना है। आप लोगों को पता है रिप्लाई फाइल करेगा, तो जब ये अपना रिप्लाई फाइल करेगा तो डिफेंडेंट के लिए कौन सा ऑर्डर एप्लीकेबल हुआ, डिफेंडेंट के लिए यहाँ पे जो ऑर्डर एप्लीकेबल हुआ दैट इज ऑर्डर नंबर 8। तो ऑर्डर नंबर 8 में ये क्या करेगा, अपना रिप्लाई फाइल करेगा, जिसमें हमने बात करी किसके बारे में, जिसमें हमने काउंटर क्लेम के बारे में बात की कि काउंटर क्लेम वो करता है या फिर सेट ऑफ करता है। तो अब क्या कर सकता है वो, सबसे पहले यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्शन कर सकता है। यहाँ पे वो ऑब्जेक्शन कर सकता है किसके बारे में, वो जुरिस्डिक्शन को लेकर कोर्ट में ऑब्जेक्शन कर सकता है। वो बोल सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट के पास में इस मैटर को सुनने का क्या नहीं है, इस मैटर को सुनने का जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ऑर्डर 7 के रूल नंबर 10 में वो जुरिस्डिक्शन का ऑब्जेक्शन कर देगा। पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये आ गया। दूसरा अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, वो ये कह सकता है कि इसका सूट जो है वो डिसमिस हो जाना चाहिए, क्योंकि प्लेंटिफ ने अपने सूट में क्या मेंशन नहीं किया है, नो कॉज ऑफ एक्शन। समझ रहे हो आप कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन के बारे से पहले हमने कहां पढ़ा था, सेक्शन नंबर 20, कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो उसने प्लेंट में उसका कोई सेपरेट पैराग्राफ है ही नहीं, और ये बेसिकली एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। ये बात आप समझना, ये एक बहुत बड़ी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर प्लेंटिफ अपने सूट में कॉज ऑफ एक्शन का पैराग्राफ नहीं डालता कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ। मान लीजिए किसी पर्सन को, कोई एक टेनेंट था और उस टेनेंट को प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया है, तो जिस दिन उसको प्रॉपर्टी से निकाला उस दिन बेसिकली क्या हो गया, विदाउट एनी जस्टिफिकेबल रीजन एक कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया। ए ने अगर बी के ऊपर अटैक कर दिया, बी के ऊपर अटैक किया, हमला किया, उसको घायल कर दिया, उसको इंजरीज हो गई, बेसिकली ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो उस सिचुएशन में इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी तो तरीके का कॉज ऑफ एक्शन है। जब ए ने बी के अगेंस्ट में डेफामेटरी आर्टिकल पब्लिश किया, जैसे ही आर्टिकल पब्लिश किया वैसे ही क्या राइज हो गया, एक कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया। और ये कॉज ऑफ एक्शन जो है ना, ये हमेशा प्लेंट में होना चाहिए। तो अगर नो कॉज ऑफ एक्शन इन प्लेंट, मतलब इसका कोई पैराग्राफ नहीं है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कई बार कि लोग कॉज ऑफ एक्शन को ही डालना भूल जाते हैं। तो अगर ऐसी मिस्टेक होती है तो पता है अब डिफेंडेंट क्या नहीं करेगा, अब डिफेंडेंट बेसिकली अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने से पहले ये दो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, ये दो ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकता है। और अगर उसने ये ऑब्जेक्शन रेज कर दी तो कोर्ट क्या कर देगा, कोर्ट अब प्लेंटिफ के सूट को वहीं डिसमिस कर देगा, वहीं डिसमिस कर देगा। ठीक है, अब आगे चलो। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है प्लेंटिफ ने इन दोनों में से कोई भी गलती या मिस्टेक नहीं की है, इन दोनों में से कोई भी गलती या मिस्टेक नहीं की है, तो अब जो डिफेंडेंट है वो बेसिकली क्या करेगा, अब वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। तो अब जब वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा तो इसके बारे में किस में लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करता है कौन सा, ऑर्डर नंबर 8 बात करता है। ऑर्डर नंबर 8 में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। साथ में आपने देखा होगा कि इसने एक एप्लीकेशन फाइल की थी ऑर्डर नंबर 39 में, और इस एप्लीकेशन में ये बेसिकली क्या डिमांड कर रहा था, ये इंजंक्शन डिमांड कर रहा था। लेट्स से कि ये क्या डिमांड कर रहा है, ये इंजंक्शन डिमांड कर रहा है, स्टे डिमांड कर रहा है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। तो अब इसका जो रिप्लाई होगा, इसका जो रिप्लाई होगा, इसकी एप्लीकेशन का जो रिप्लाई होगा बेसिकली, यानी कि रेप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, रेप्लीकेशन टू, उसकी एप्लीकेशन का जो रिप्लाई है उसको फाइल किया जाएगा किसमें, दैट इज बेसिकली फाइल्ड अंडर ऑर्डर नंबर 39। तो ऑर्डर नंबर 39 में अब इसका क्या होगा, अब इसका रिप्लाई जो है वो फाइल किया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब रिप्लाई फाइल कर दिया, ठीक है। नाउ अब बेसिकली क्या होंगी, यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब ये जो रिप्लाई फाइल कर दिया इसने, ये बेसिकली हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि ये वाली जो स्टेज आ गई है। अब इस वाली स्टेज में अगला पॉइंट अब देखना, अब अगला पॉइंट क्या होगा, अब कोर्ट में क्या क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। यहाँ पे आप एक बार रेलेवेंट ऑर्डर देख लो कौन कौन से एप्लीकेबल हुए हैं। ऑर्डर नंबर 4 एप्लीकेबल हुआ है, ऑर्डर नंबर 5 एप्लीकेबल हुआ है, ऑर्डर नंबर 6 भी एप्लीकेबल हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए हैं। ठीक है, ऑर्डर नंबर 9 भी एप्लीकेबल हो गए, पार्टीज कोर्ट में अपीयर हो रही हैं। अब देखना आगे, ठीक है। अब अगली स्टेज के बारे में बात करते हैं, सिविल सूट की सारी स्टेजेस को यहाँ पे प्रॉपरली समझ लेते हैं। अब अगर प्रॉपरली अब इस स्टेज को हम लोग समझें अच्छे से, तो अब क्या हो गया है ये देखो।
अब कई बार क्या होता है, एक यहां पे अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं विच इज बेसिकली कॉल्ड रीजॉइंडर। रीजॉइंडर, ये रीजॉइंडर कौन फाइल करता है? ये रीजॉइंडर बेसिकली रिप्लाई है। ये रीजॉइंडर फाइल करता है कौन? फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। अब आप बोलोगे रीजॉइंडर कब फाइल किया था है? बेसिकली यहां पे जो डिफेंडेंट के अब जो एलिगेशंस थे, डिफेंडेंट ने जो कुछ एडिशनल फैक्ट्स बताए, डिफेंडेंट ने जो एडिशनल फैक्ट्स बताए थे, उन एडिशनल फैक्ट्स का रिप्लाई किस में आ जाएगा? उन एडिशनल फैक्ट्स का रिप्लाई जो है वो रीजॉइंडर में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? वो किस में आता है? बेसिकली वो रीजॉइंडर वाले फेज में आ जाता है। तो रीजॉइंडर वाला, देखो रीजॉइंडर फाइल कौन कर रहा है? वो बेसिकली प्लेंटिफ फाइल कर रहा है। और प्लेंटिफ वहां पे क्या कर रहा है? बेसिकली जो डिफेंडेंट के जो एडिशनल जो फैक्ट्स उसने रखे थे वो उसका रिप्लाई दे रहा है। क्योंकि पहले डिफेंडेंट को सिर्फ प्लेंटिफ के एलिगेशन का रिप्लाई देना था, और अब उसको किसका रिप्लाई देना है? अब उसको रिप्लाई देना है किसका? अब उसको रिप्लाई देना है जो यहाँ पे एलिगेशंस जो उसके अगेंस्ट में लगी थी। तो ये बेसिकली क्या हो गई है हमारी, ये अब इसी के साथ में ना प्लीडिंग्स एंड हो जाती है। इसी के साथ में क्या हो गई हैं, जो प्लीडिंग्स होती हैं वो प्लीडिंग्स अब यहां पे हो गई है एंड हो गई है, या प्लीडिंग्स ओवर हो गई है। इज इट क्लियर? ये सारा काम हो गया। अब क्या होता है, सुनो, ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे चल के नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। अब अगली स्टेज क्या आती है देखो। अगली स्टेज जब आती है, अब पार्टीज कोर्ट में अपीयर होती हैं। अब क्या होगा, आपको पता है पार्टीज कोर्ट में क्या होती हैं? अपीयर होती हैं। तो इसी के साथ में क्या होता है? एग्जामिनेशन होता है पार्टीज का। तो पार्टीज का जो एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में किस में लिखा हुआ है? उसके बारे में ऑर्डर नंबर 10 में लिखा हुआ है। और यहां पे कोर्ट के पास में ये भी पावर होती है कि कोर्ट अगर चाहे तो किसको रेफर कर सकता है? कोर्ट यहां पे अगर चाहे तो इसको मीडिएशन में भी रेफर कर सकता है। ये भी कोर्ट के पास में क्या होती है? ये भी कोर्ट के पास में पावर होती है। ठीक है, कि कोर्ट अगर यहां पे चाहेगा तो मीडिएशन के लिए रेफर कर देगा। उसके साथ साथ में एक और चीज क्या होती है, तो बेसिकली अब कोर्ट क्या करता है? सबसे पहले डिसाइड करता है किसको? जो इंटरिम इंजंक्शन की एप्लीकेशंस आती हैं। तो कोर्ट पहले अब किसको डिसाइड करेगा? जो इंटरिम इंजंक्शंस की जो एप्लीकेशंस आती है। ये एप्लीकेशन कौन सी वाली है? ये वही एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑर्डर नंबर 39 में कवर होती हैं। इसमें कवर होती हैं, ये ऑर्डर नंबर 39 में कवर होती है। तो कोर्ट अब इनको भी डिसाइड कर लेगा। पहली डेट पे जब कोर्ट के पास में आते हैं तो कोर्ट के पास में ये पावर होती है, पार्टीज को एग्जामिन कर लेता है और एग्जामिन करने के साथ साथ मीडिएशन में भी रेफर कर सकता है। अब अगली स्टेज में यहाँ पे आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं वो स्टेज आती है किसकी? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। वो स्टेज कौन सी होती है? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज फ्रेम करना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में बात करते हैं, ये बेसिकली किस में आता है? ये अब आता है किस में? ऑर्डर नंबर 14। इसके बारे में हम लोग ऑर्डर नंबर 14 में बात करते हैं, जिसमें कि सारे इश्यूज को फ्रेम किया जाता है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर पार्टीज के ऊपर डिस्प्यूट है। तो जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर, इसको ऑर्डर नंबर 10 के साथ कनेक्ट करके देखना। ऑर्डर नंबर 10, ऑर्डर नंबर 14, ऑर्डर नंबर 15। तो कोर्ट बेसिकली ऐसा क्यों कर रहा है? कोर्ट ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑर्डर नंबर 14 जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है तो कोर्ट बेसिकली कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करता है, और जो कोर्ट यहां पे क्वेश्चंस फ्रेम कर देगा ना, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर अब डिग्री दी जाएगी। इज इट क्लियर? जो इश्यूज कोर्ट ने यहां पे फ्रेम किए हैं, उन्हीं इश्यूज के ऊपर क्या दी जाएगी? उन्हीं इश्यूज के ऊपर कोर्ट की साइड से एक डिग्री जो है वो दी जाएगी। सो वी कॉल इट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेसिकली फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब ये इशू फ्रेम हो गए। देखो प्लीडिंग एंड हो गई है। प्लीडिंग एंड होने के साथ साथ में क्या हुआ? इशू फ्रेम हो गए, जिसके बारे में जैसे कि कोर्ट ये इशू फ्रेम कर लेगा कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन था।
क्या मान लो अमर अगर प्रॉपर्टी का पोजीशन मांग रहा है तो क्या अमर के पास में प्रॉपर्टी की ओनरशिप है या ओनरशिप नहीं है? प्रेम अगर ये कह रहा है कि मेरे पास प्रॉपर्टी का एडवर्स पोजीशन है तो क्या प्रेम के पास में प्रॉपर्टी का एडवर्स पोजीशन है या नहीं? या क्या प्रेम लीगली एंटाइटल्ड है इस प्रॉपर्टी में रहने के लिए? ये सारे बेसिकली क्या होता है, इशू फ्रेम करना होता है। तो कोर्ट यहां पे अब क्या करेगा, इशू फ्रेम कर लेगा, जिसके बारे में ऑर्डर नंबर 1415 में बात करेंगे। आगे चलो, एक बार जब इशू फ्रेम हो जाते हैं ना, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उस स्टेज को बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि अब ट्रायल का फेज शुरू हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड, अब हम बोलते हैं कि अब ट्रायल का फेज शुरू हो जाता है। तो अब यहां पे इस मैटर में क्या हो गया है बेसिकली, अब ट्रायल वाला जो फेज है वो ट्रायल वाला फेज शुरू हो गया है। अब इस ट्रायल वाले फेज में देखना क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इस जो यहाँ पे आती है ना, वो आती है किसकी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एविडेंस की। यहाँ पे होते हैं अब एविडेंस, ठीक है। अब एविडेंस में दो चीजें देखना, आगे हम लोग पढ़ेंगे सीपीसी में इसके बारे में कि आप एविडेंस के लिए क्या देते हो। एविडेंस के लिए आप एक एफिडेविट देते हो, जो भी आपके एविडेंस है, और साथ में आप कोर्ट में क्या देते हो, कोर्ट में आप देते हो लिस्ट ऑफ विटनेस। यू बेसिकली गिव लिस्ट ऑफ विटनेस। तो वो ट्रायल के बारे में जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर नंबर 16, ऑर्डर नंबर 17, राइट, ऑर्डर नंबर 16A, ऑर्डर नंबर 16A, और उसके साथ साथ में ऑर्डर नंबर 17, ऑर्डर नंबर 18, ये पूरा किसके बारे में है, ये पूरा ट्रायल फेज के बारे में, ये पूरा ट्रायल के बारे में, ये वाले ऑर्डर्स हम इसमें देखने वाले हैं। अब एक बार क्या हो जाता है, ट्रायल फेज शुरू हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है ये देखो। अब ये एविडेंस मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे क्या आते हैं, अब आते हैं यहां पे विटनेस, अब आते हैं यहां पे विटनेस। और अब विटनेस का क्या होता है, विटनेस का होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। अरे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये दोनों अपने अपने विटनेसेस को कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, और दोनों के विटनेसेस क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। अब जैसे कि मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन कौन कर रहा है, ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ये बेसिकली डिफेंडेंट का काउंसिल अगर कर रहा है। कौन कर रहा है, डिफेंडेंट का काउंसिल अगर कर रहा है। तो ये जैसे डिफेंडेंट के काउंसिल ने क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया ना, वैसे ही क्या हुआ, अब प्लेंटिफ के जो एविडेंस हैं वो क्लोज हो गए। इज इट क्लियर? तो वो जो प्लेंटिफ के एविडेंस थे वो अब क्या हो गए हैं, वो अब क्लोज हो चुके हैं। पहले प्लेंटिफ ने अपने एविडेंसेस रखे, अपने अपने विटनेस को बुलाया, अपने अपने विटनेस को बुलाया, और विटनेस को बुलाने के बाद में डिफेंडेंट ने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, डिफेंडेंट के काउंसिल ने, एडवोकेट ने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया है। अब अगली स्टेज देखिएगा, अब अगली स्टेज में क्या होगा, अब देखना, अब ये डिफेंडेंट है। अब डिफेंडेंट क्या रखेगा, ये भी अपने एविडेंस रखेगा, डिफेंडेंट अपने एविडेंस रखेगा। एविडेंस के लिए ये भी यहाँ पे क्या देगा, एफिडेविट देगा, और उसके बाद इसको बेसिकली क्या रखना होता है, इसको अपने लिस्ट ऑफ विटनेस देनी होती है। अब डिफेंडेंट भी यहाँ पे अपने लिस्ट ऑफ विटनेस देगा। अब ये जो अपने लिस्ट ऑफ विटनेस देगा, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इसका भी क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अब ये क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा, ये जो डिफेंडेंट के, अरे एक दूसरे के वकील क्या करता है, पहले वाले के वकील के, पहले वाले का जो क्लाइंट पर्सन होता है उसके विटनेसेस से क्रॉस एग्जामिन करता है। सिंपल सी बात है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये तीन टर्म्स आप समझ लेना। एविडेंस एक्ट में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। एग्जामिनेशन इन चीफ उसको बोलते हैं जो विटनेस को कॉल करता है, जो विटनेस को कॉल करता है उसको एग्जामिनेशन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी का अटर्नी करता है। तो यहां पे क्या हुआ, अब डिफेंडेंट के विटनेस क्या होंगे, अब डिफेंडेंट के यहां पे सारे विटनेस आ गए हैं, वहां प्लेंटिफ का एविडेंस क्लोज हुआ। अब यहां पे किसका क्लोज होगा, अब वहां पे क्लोज होंगे, ये देख लो, अब डिफेंडेंट के जो एविडेंस है वो यहां पे क्लोज होते हैं। अब डिफेंडेंट के एविडेंस यहां पे क्लोज हो गए,
उसके बाद में द नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड, अब अगली स्टेज को यहां पे कहा जाता है आर्ग्यूमेंट स्टेज। अब आर्ग्यूमेंट स्टेज में मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। आर्ग्यूमेंट स्टेज में दो चीजें याद रखना। सबसे पहले रिटर्न आर्ग्यूमेंट सबमिट होते हैं। सबसे पहले क्या सबमिट होते हैं? रिटर्न आर्ग्यूमेंट। तो दोनों पार्टीज अपने रिटर्न आर्ग्यूमेंट क्या करती हैं? सबमिट करती हैं। और रिटर्न आर्ग्यूमेंट सबमिट होने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज होती है, दैट स्टेज इज बेसिकली कॉल्ड ओरल आर्ग्यूमेंट। उसको क्या कहा जाता है? उसको फिर कहा जाता है ओरल आर्ग्यूमेंट। तो पहले रिटर्न आर्ग्यूमेंट सबमिट होते हैं, उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया, उसके बाद में आती है स्टेज किसकी? ओरल आर्ग्यूमेंट की। तो ऐसे नहीं है कि सीधे ही आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट होने से पहले रिटर्न फॉर्म में आर्ग्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, उसके बाद में ओरल आर्ग्यूमेंट होते हैं। ओरल आर्ग्यूमेंट होने के बाद में, अब ये आर्ग्यूमेंट के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है ना, इस स्टेज को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इस स्टेज को हम बोलते हैं कि अब आ गया हमारा जजमेंट फेज। अब आ गया है जजमेंट फेज। अब इस जजमेंट फेज में क्या होता है ये देखो। अब जजमेंट फेज में आर्ग्यूमेंट होने के बाद में अब कोर्ट को बेसिकली देना है अपना जजमेंट। तो इसके बारे में हम कौन सा देखते हैं? ऑर्डर नंबर 20 में बात करते हैं। ओके, तो ये जजमेंट वाला स्टेज आ गया। उसके बाद में जो जजमेंट आता है कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है? उसके अकॉर्डिंग फिर अब डिक्री ड्रॉ की जाती है। क्या ड्रॉ करते हैं? फिर डिक्री उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ की जाती है। जजमेंट आ गया और जजमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या होती है? फिर डिक्री ड्रॉ होती है। अब जजमेंट आ गया, डिक्री आ गया, उसके बाद में जो अगली स्टेजेस आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? फिर जो नेक्स्ट स्टेजेस होती हैं उनको हम बोल सकते हैं कि रिव्यू के लिए बोल सकते हो आप सेम कोर्ट को, कि आप अपने जजमेंट को क्या कर लो, एक बार रिव्यू कर लो। या फिर क्या हो सकती है? अपील वाली स्टेज हो सकती है। अपील वाली स्टेज, इसके बारे में हम लोग ऑर्डर नंबर 41, 42, 43 इनमें हम इसके बारे में बात करते हैं। और अगर अपील नहीं हुई, रिव्यू नहीं हुआ, या अपील में अभी तक स्टे नहीं लगा है, अगर अपील में अभी तक किसी भी तरीके का स्टे नहीं मिला है, तो फिर क्या हो सकती है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हो सकती है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जिसके बारे में किस में लिखा हुआ है? जिसके बारे में ऑर्डर नंबर 21 में लिखा हुआ है। ऑर्डर नंबर 21 और इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 36 से लेकर सेक्शन नंबर 74 तक हम इसको देखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब जैसे कि ये आ गया, ये सेक्शन नंबर 96 में कवर हो गई। सेक्शन नंबर 96 में हमने इसको कवर कर लिया। रिव्यू की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन नंबर 114 में कवर हो गया। सेक्शन नंबर 114 में हमने इसको कवर कर लिया। तो ये आ गई रिव्यू वाली स्टेज, ये आ गई रिव्यू, ये आ गया अपील के बारे में और एग्जीक्यूशन के बारे में ऑर्डर नंबर 21, और इसके साथ में सेक्शन नंबर 36 से लेकर सेक्शन नंबर 74 तक। ये किसके बारे में है? ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन, मतलब डिक्री को लागू करवाना, इंप्लीमेंट करवाना, उसके बारे में है। ठीक है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। जजमेंट की जब हम बात करें तो जजमेंट के बारे में किस में पढ़ते हैं? ऑर्डर नंबर 20 में हम जजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सो ऑर्डर नंबर 20 जजमेंट को लेकर है। सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 2 क्लॉज 9। तो ये है पूरा जजमेंट का फेज। तो अब मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आपको अब प्रॉपरली समझ में आ गया है स्टेजेस ऑफ ए सिविल सूट क्या होती है। ये वाला वीडियो जो है ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको स्टेजेस ऑफ ए सिविल सूट के बारे में प्रॉपर क्लियरिटी जो है ना वो दे सकूं। देखो, जरूरी नहीं है कि ये जो आप प्रोसीजर देख रहे हो ये एज इट इज ऐसे ही चलता है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही रहता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही रहता है। बीच में कई एप्लीकेशंस भी लगती हैं, बीच में अलग अलग तरह की एप्लीकेशन भी लग सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन लग गई 617 की एप्लीकेशन, 617 की एप्लीकेशन किसके बारे में है? कि मुझे सूट को अमेंड करना है, मुझे सूट को अमेंड करना है। तो हो सकता है कि फिर जज क्या करेंगे, जो सिविल जज होंगे वो उसके ऊपर अपना ऑर्डर देंगे, उसके ऊपर अपना ऑर्डर देंगे। तो बीच बीच में यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशंस जो हैं वो आ सकती हैं, लेकिन इन सारी स्टेजेस को बेसिकली अवॉइड नहीं किया जा सकता। ऑर्डर नंबर 39 की एप्लीकेशन आ गई है, मैंने आपको बताया फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज आ गया, क्योंकि जब जजमेंट जो आता है ना बेसिकली वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के ऊपर ही आता है। जो इशू फ्रेम हुआ उसी के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट आएगा। फिर आप इस स्टेज को अवॉइड नहीं कर सकते, एविडेंस वाली स्टेज या जो विटनेस वाली स्टेज होती है जिसमें कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हो विटनेसेस का। फिर जो आर्ग्यूमेंट वाली स्टेज होती है, फिर जजमेंट वाली जो स्टेज है, इन सारी स्टेजेस को वी कैन नॉट इग्नोर।
अब जरूरी नहीं है कि कोर्ट के पास में रिव्यू के लिए कोई जाए, हो सकता है अपील भी फाइल हो जाए, राइट? तो गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके लेकिन ये मेन पॉइंट्स है, ये मेन पॉइंट्स है। एक सिविल सूट में ये सारी स्टेजेस हमें नॉर्मली देखने को मिलती है। तो ये जो पूरा का पूरा वीडियो मैंने बनाया है ये इसी के ऊपर है, ताकि मैं आपको स्टेजेस ऑफ ए सिविल सूट प्रॉपर्ली समझा सकूं। आई रियली होप यहां तक आपको प्रॉपर्ली क्लियरिटी आ चुकी है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सो जो हमारा ऑर्डर नंबर 10 है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, इसके बारे में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।